Welcome back to our channel. This time we are going to discuss about really interesting topic that called Unorganized Workers Social Securities Act. एक्चुअली ये थोड़ा नया एक्ट है जो रिसेंटली अभी इन्फोर्स में आया है। बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है। अगर आप ईपीएफओ एग्ज़ाम्स को अगर आप वो कर रहे हो, अपीयर कर रहे हो आप उसमें, बट अगर आप नेट के पेपर के लिए पेपर कोड 55 के लिए अपीयर कर रहे हो तो उसमें भी इस एक्ट से 2-3 क्वेश्चन बने हुए हैं प्रीवियस ईयर में। बट ऐसा नहीं है कि हर साल इससे क्वेश्चन बनते, बट हाँ लास्ट टाइम कुछ क्वेश्चंस इससे बने हुए हैं, तो मे बी हम लोग इस बार लकी हो जाए और इससे क्वेश्चन फिर से बन जाए। तो इसलिए इस एक्ट को आप कवर कीजिए। बहुत ब्रीफली मैंने डिस्क्राइब किया है, ज़्यादा मैं इंटू नहीं हुई इस एक्ट में, बट हाँ सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस एक्ट के इस वीडियो के अंदर हैं और फर्दर वीडियो जो भी इसके लिए प्रोवाइड होगी उसमें होंगे, जिसको आप ईजिली रिकमेंड कर सकते हैं अपने इस टॉपिक के लिए। तो चलिए देखते हैं। इसमें हम डिस्कस करेंगे बैकग्राउंड और सोशल सिक्योरिटीज़ बेनिफिट जो इस एक्ट के अंदर प्रोवाइड किए जाते हैं, वो भी अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के लिए। ठीक है, तो पहले समझते हैं अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर होते कौन हैं। ठीक है, तो it is an act of a parliament of India enacted to provide for the social security and welfare of an unorganized worker। अनऑर्गेनाइज वर्कर में कौन आ रहा है? होम बेस्ड वर्कर आ रहे हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर और डेली वेज वर्कर्स। तो ये सारे लोग आपके सेल्फ एम्प्लॉयड होंगे और वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में एम्प्लॉयड होंगे, तो उन्हें हम अनऑर्गेनाइज वर्कर कहेंगे। तो फिर अगर आप यहाँ पे इवन इस एक्ट के अंदर एक शेड्यूल प्रोवाइड है, शेड्यूल 1, जिसके अंदर वो सारे एक्ट लिखे हुए हैं जिसमें जो जो वर्कर वहाँ पे इंक्लूड होंगे वो यहाँ पे इंक्लूड नहीं होंगे। तो वो वहाँ पे जो इंक्लूड होंगे उन्हें हम ऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर कहेंगे, और इसमें जो इंक्लूड होंगे वो अनऑर्गेनाइज वर्कर होंगे, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स होंगे। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। इसका बैकग्राउंड देखते हैं। 2006 में इसके लिए एक बिल बनाई गई थी जो आपका सबमिट हुआ था कमीशन के द्वारा। एक कमीशन फॉर्म की गई थी जो इस एक्ट के इम्पोर्टेंस के बारे में सर्वे कर रहा था कि ये एक्ट लानी चाहिए या नहीं लानी चाहिए। उसी के फेवर में एक बिल यहाँ पर आई। वो बिल कौन सी थी? अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी बिल 2006। फिर इस पर बहुत सारी मीटिंग्स, बहुत सारे प्रेजेंटेशंस चलते रहे, कुछ साल तक चलते रहे, उस पर बातें होती रहीं। फिर डिस्कशन होता है, इसका जो इम्पोर्टेंट डिस्कशन होता है आपका इस बिल को लेकर, ये आपका इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस में होता है, जो उसका 40 सेक्शन होता है। मतलब 40 सेक्शन उसके सेशन में आईएलसी के इस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन होता है, और वहाँ से आप एक विड्रॉ होता है कि ये एक्ट आनी चाहिए हमारे इंडिया में एज अ लेजिस्लेशन। तो वो कब हुआ था? 40 सेशन ऑफ द आईएलसी यहाँ पे ही हुआ था, और वो कब था? 9 दिसंबर 2005 में हुआ था। ठीक है, तो वहाँ से ये आपका कंक्लूज़न निकला कि ये एक्ट आनी ही चाहिए। तब बिल ड्राफ्ट हुआ, काफ़ी सारी चीज़ें हुई, और फिर फाइनली एक आपका कमेटी बनाकर ये एक्ट को इनैक्ट कर दिया गया हमारे इंडिया के अंदर। तो इसका इनैक्टमेंट डेट है 30 दिसंबर 2008। तो 30 दिसंबर को ये एक्ट हमारे इंडिया में लग गई थी। और कहाँ कहाँ लगती है? ऑल ओवर द इंडिया लगती है। जस्ट आपका जम्मू एंड कश्मीर यहाँ पे ऐसा कुछ एक्सेप्शन नहीं है, ऑल ओवर द इंडिया ये एक्ट लगेगी। डेफिनेशन क्या क्या होते हैं इसमें, थोड़ा हम लोग डेफिनेशन थोड़ा इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे, क्योंकि ऐसी चीज़ें हैं जो हमने अपने जो पिछले एक्ट्स पढ़े उसमें नहीं आया। क्योंकि अब अनऑर्गेनाइज्ड लेबर हैं, तो उनके जो एम्प्लॉयर होंगे वो कौन होंगे, उनको हम देख लेते हैं। मीनिंग अ पर्सन और एन एसोसिएशन ऑफ अ पर्सन who has engaged or employed an unorganized worker either directly or otherwise for the remuneration। ये आपके एक एसोसिएशन या फिर एक पर्सन हो सकता है जो एम्प्लॉयड करेगा अनऑर्गेनाइज वर्कर को, डायरेक्टली करे या फिर अनडायरेक्टली करे। मतलब कि आप नॉन डायरेक्टली आप करोगे, बट किस लिए करोगे? फॉर रेमुनरेशन, कोई काम करवाने के लिए। ठीक है, तो ये आपके एम्प्लॉयर होते हैं। अब होम बेस्ड वर्कर कौन होता है? मैंने बताया ना यहाँ पे होम बेस्ड वर्कर भी होते हैं, तो वो कौन होते हैं उनका डेफिनेशन देख लेते हैं। means a person engaged in a production of a goods or services for an employer in his or her house
or other premises of his or her choices other than the workplace of an employer for the remuneration, irrespective whether or not the employer provide the equipment, material or other inputs। तो ये कह रहे हैं कि अगर कोई एम्प्लॉयर किसी एक ऐसे वर्कर को एम्प्लॉयड करता है अपने घर पे या फिर कोई और ऐसी जगह जहाँ पे उसका वो वर्क प्लेस नहीं है, बट वहाँ पे वो एम्प्लॉयड करके उससे कोई काम करवा रहा है, तो वो जो काम होगा वो होम बेस्ड वर्कर का काम होगा, वो जो वर्कर होगा वो होम बेस्ड वर्कर होगा। और इसमें ज़रूरी नहीं है आपका एम्प्लॉयर आपके इक्विपमेंट, मटेरियल या फिर इनपुट्स आपको प्रोवाइड करे। जैसे आप कारपेंटर जब एम्प्लॉयड करते हो अपने घर के काम के लिए, तो वो आपके अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आएंगे। अब आप उसको जो इक्विपमेंट वो यूज़ करते हैं वो तो आप प्रोवाइड करते नहीं हो, वो खुद लेकर आते हैं और वो आपके घर पे होकर का वो बनाते हैं, फर्नीचर्स बनाते हैं। तो वो जो होंगे वो आपके होम बेस्ड वर्कर होंगे और वो किस सेक्टर में आएंगे? अनऑर्गेनाइज वर्कर के सेक्टर में आएंगे। अब देखते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर क्या होते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर मीन्स एनी पर्सन हु इज नॉट एम्प्लॉयड बाय एम्प्लॉयर। वो एम्प्लॉयर नहीं उसे एम्प्लॉयड करता है, बट एंगेज हिमसेल्फ और हरसेल्फ इन एनी अदर ऑक्यूपेशन इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर subject to a monthly earning of an amount as and may be notified by the central government or state government from the time to time, hold cultivable land subject to such ceiling as may be notified by the central government। तो सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर कौन होंगे? वो ऐसे जो आपका सोल प्रोप्राइटरशिप, छोटी छोटी मान लीजिए एक किसान है जो अपने वहाँ पे किसान वो कर रहा है, खेती कर रहा है, और वो शाम के टाइम अपनी दुकान लगा लेता है और वहाँ पे वो सामान बेचता है, जो भी अपना फार्मिंग किया होता है, जो भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल उसने किया। या फिर वो क्या कर रहा है, कोई मिस्त्री हो गया जो जाकर वहाँ पे घर पे कुछ घर बनाता है, तो वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, वो खुद को अपने आप को एम्प्लॉयड किया हुआ है, उसने अपनी दुकान खुद से खोल के खुद का सामान बेच रहा है, तो वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाएगा। ठीक है। अब अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है? मीन एन एंटरप्राइज ओन बाय इंडिविजुअल और सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर एंड अर्ज engage in the production or sales of the good, providing a service any kind of whatsoever, and where the enterprise employ worker, the number of such worker less than 10। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होते हैं? वो सारे सेक्टर्स, वो सारी आपकी जो छोटी छोटी दुकानें हो गई, वो आपकी बार्बर की शॉप हो गया, वो आपके जो छोटे छोटे चाय की दुकानें होती हैं, या फिर आपका जनरल स्टोर्स होते हैं, वो सारी जो होंगे, जो ठेले लगते हैं, ये सारे जितने भी आपके दुकानें होंगी, ये सारी चीज़ें आपकी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आएंगी। क्योंकि देखिए वहाँ पे सेल और परचेस तो हो रहा है, वहाँ पे कुछ लोग एम्प्लॉयड भी होते हैं, कभी कभी आपके जो जनरल स्टोर होते हैं वहाँ पे एक दो लोग एम्प्लॉयड भी होते हैं, और वहाँ पे पैसे आ जा भी रहे हैं, वहाँ पे सर्विस भी प्रोवाइड की जा रही है, वहाँ पे इंडिविजुअल ओन करता है या फिर खुद दुकान खोल के बैठा है, या फिर एक दो लोगों को एक छोटा सा इंटरप्राइज ही बना के रखा है। बट कंडीशन क्या है? वो 10 से कम लोगों को एम्प्लॉयड होना चाहिए, फर्स्ट थिंग। और सेकंड थिंग क्या होनी चाहिए कि वो सेल्फ एम्प्लॉयड भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि वो एम्प्लॉयड करना ही ज़रूरी है, वो खुद अकेले एक दुकान खोल के बैठ सकता है, वो अकेले भी वहाँ काम करेगा, तो उसे हम सेल्फ एम्प्लॉयड और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काउंट करेंगे। अब देख लेते हैं सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट, कौन कौन सी बेनिफिट प्रोवाइड की जाती है इस एक्ट के अंदर, और कौन उसे प्रोवाइड करेगा, कौन लाइबल होगा उस बेनिफिट को प्रोवाइड करने के लिए, उसको डिस्कस करते हैं। फ्रेमिंग ऑफ स्कीम, यहाँ पे स्कीम फ्रेम की जाती है इस एक्ट के अंदर कि उनको हम कैसे बेनिफिट प्रोवाइड करें, अनऑर्गेनाइज वर्कर के वो कैसे बेनिफिट प्रोवाइड करें। देखिए जितने भी आपके ऑर्गेनाइज ग्रुप में लोग होते हैं, एम्प्लॉयड होते हैं, उनके लिए तो एम्प्लॉयर्स होते हैं, वो उनको पीएफ दे रहे हैं, उनको एचआरए दे रहे हैं, उनके लिए और अलाउंसेस प्रोवाइड की जा रही हैं, उनके लिए पीएफ अकाउंट्स खुल रहे हैं, उनके लिए ग्रेजुएटी है, रिटायरमेंट प्लान है, बहुत कुछ हो जाता है। बट ये जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, जो अपनी दुकान लगा के बैठे हुए हैं, उनके लिए क्या होगा? तो अब उनके लिए कौन करेगा? तो वो गवर्नमेंट करती है, स्टेट गवर्नमेंट करती है और सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। और आपको पता होगा इंडिया का जो आपका लेबर फोर्स है या फिर मैन फोर्स है,
वो अगर आप लेबर फोर्स की बात करोगे तो 70% अनऑर्गेनाइज सेक्टर में इन्वॉल्व है, 30% आपका ऑर्गेनाइज सेक्टर इन्वॉल्व है। तो वो 70% को कौन गवर्न करेगा, उनके वेलफेयर के बारे में कौन सोचेगा, तो गवर्नमेंट सोचेगी। तो देख लेते हैं कौन कौन सी स्कीम इसके अंदर लाई गई है। द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल फॉर्मुलेट एंड नोटिफाई फ्रॉम टाइम टू टाइम सुटेबल वेलफेयर स्कीम फॉर अनऑर्गेनाइज वर्कर। तो अनऑर्गेनाइज वर्कर के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मुलेट करेगी स्कीम जो भी ज़रूरी है उस टाइम में। तो वो कौन कौन सी हो सकती है? लाइफ एंड डिसेबिलिटी कवर, हेल्थ एंड मैटरनिटी बेनिफिट, ओल्ड एज प्रोटेक्शन, एनी अदर बेनिफिट एज मे बी डिटरमाइंड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये 4 चीज़ कवर करती है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान दीजिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या क्या स्कीम किस किस टॉपिक पे वो स्कीम बना सकती है और फॉर्मुलेट कर सकती है। तो कौन कौन सी हुई? लाइफ एंड डिसेबिलिटी कवर हो गया पहला, हेल्थ एंड मैटरनिटी बेनिफिट हो गया, ओल्ड एज प्रोटेक्शन हो गया, और कोई ऐसे बेनिफिट जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे। तो ये हो जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट का काम। अब देख लेते हैं और क्या कह रहे हैं। द स्कीम इंक्लूड इन शेड्यूल 1 to this act shall be deemed to be welfare scheme under the subsection 1। तो और जो शेड्यूल 1 में जितने भी एक्ट्स हैं, इस एक्ट के अंदर जो शेड्यूल 1 है उसमें जो भी वेलफेयर स्कीम है वो भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा। और क्या है? द सेंट्रल गवर्नमेंट में नोटिफाई अमेंड द शेड्यूल। तो ये जो शेड्यूल है वो अमेंड भी कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट। तो शेड्यूल को अमेंड करने की पावर किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। अब स्टेट गवर्नमेंट का देख लेते हैं, वो भी फॉर्मुलेट और नोटिफाई कर सकती है टाइम टू टाइम। किस बारे में? प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉयमेंट इंजरी बेनिफिट, हाउसिंग, एजुकेशन स्कीम फॉर चिल्ड्रेन, स्किल अपग्रेडेशन फॉर द एम्प्लॉयर, फ्यूनरल असिस्टेंट एंड ओल्ड एज होम्स। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं इसके बारे में अगर कोई स्कीम बनानी हुई, इसको प्रोवाइड करने के लिए कोई आपका प्रोग्राम अगर गवर्नमेंट निकालती है तो स्टेट गवर्नमेंट उसे फॉर्मुलेट करेगी। तो स्टेट गवर्नमेंट के पास इतने पॉइंट्स को वो कवर कर सकती है और आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट इस पॉइंट को कवर कर सकती है इस एक्ट के अंदर स्कीम बनाने के लिए। तो दैट्स ऑल। ये आपका पार्ट फर्स्ट था, छोटा सा था पर ये मैंने ब्रीफली कवर किया है। आपके नेक्स्ट पार्ट में फर्दर जो भी आपके टॉपिक्स बचेंगे वो कवर कर लेंगे। आप हमें टेलीग्राम ग्रुप पे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे आपको डेली क्विज मिलते हैं प्लस वहाँ पे नोट्स मिलता है, तो बहुत बेनिफिशियल है। सेकंड, आप हमें फेसबुक पे लाइक कर सकते हो और वहाँ पे आपको अपडेट्स मिलते हैं, अगर कोई फॉर्म आ रहे हैं या फिर कोई आपके इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं इस रिगार्डिंग, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।